नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम वायु प्रदूषण टॉपिक पे परिचर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि वायु हमारे लिए एसेंशियल है, सभी जीवधारियों के लिए एसेंशियल है। मानव जीवन वायु के बिना संभव ही नहीं है, क्योंकि वायु के बिना हम कुछ मिनट तक भी जीवित नहीं रह सकते। जो हमारे चारों तरफ वायु का आवरण है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, वो वस्तुतः बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड ये मेजर रूप से, और इसके अलावा नियोन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, जिनोन, ओजोन, ये सभी गैसें भी बहुत ही कम मात्रा में वायुमंडल में मौजूद रहती हैं। तो हम जब वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो सबसे उल्लेखनीय चीज़ ये है कि मूल रूप से वायु कभी शुद्ध होती ही नहीं है, क्योंकि इसमें कई गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इसमें मौजूद होती हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से ज्वालामुखियों से, दलदल से इनसे निकलती हैं। और इसके अलावा हवा के साथ जो उड़ाए गए धूलकण हैं, पौधों के परागकण हैं, ये सब वायु में पहुंचते रहते हैं। तो वायु का जो प्राकृतिक संगठन है वो या तो प्राकृतिक रूप से या मानव जनित कारकों से अव्यवस्थित हो जाता है और वायु प्रदूषित हो जाती है। तो WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो वायु प्रदूषण है वो एक अवस्था है जिसमें जो वायुमंडल है उसमें कुछ ऐसे पदार्थ समाहित हो जाते हैं और उनकी जो मात्रा है वो उस लेवल तक पहुंच जाती है वायुमंडल में, जो कि और हमारे पर्यावरण और हमारे लिए हानिकारक होती है। वायु का जो संगठन है उसमें किसी भी तरीके का जो डिस्टर्बेंस होता है, परसेंटेज में गैसेस की मात्रा अप डाउन होती है, और उसकी वजह से अगर हमारे एनवायरनमेंट को और हमारे स्वास्थ्य को, सभी जीव जंतुओं पे जो हानिकारक इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है, तो हम ये कहते हैं कि वायु प्रदूषित हो चुकी है, वायु प्रदूषण हो चुका है। वायु प्रदूषण जो है वो दो प्रकार के स्रोतों से होता है। उसके प्राकृतिक स्रोत भी होते हैं और मानव जनित स्रोत भी होते हैं। प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी उद्गार, रेत, धूल का उड़ाव है, वनाग्नि है, परागकण है, साल्ट स्प्रे है, ये सब। और मानव जनित स्रोतों में उद्योग, कारखाने, नगरीय केंद्र, स्वचालित वाहन, वायुयान, कृषि, थर्मल जो पावर प्लांट्स हैं वो, उनकी वजह से मोटा मोटी ये वायुमंडल का प्रदूषण होता है। ये स्रोत जो हैं ये प्राकृतिक और मानव जनित दोनों ही होते हैं। तो वायु प्रदूषकों को अपन काफ़ी टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, जैसे प्राकृतिक पॉल्यूटेंट्स, और मानव जनित पॉल्यूटेंट्स। तो प्राकृतिक पॉल्यूटेंट्स में हमने जैसे बात की कि ज्वालामुखी उद्गार होता है, उसमें धूल, राख, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेज होती हैं, वो निकलती हैं। इसके अलावा जो पृथ्वी के बाहर से जो स्रोत हैं आने वाले, उनसे प्रदूषक पृथ्वी तक पहुंचते हैं। ये छोटे ऑस्ट्रॉइड हैं, उल्काएं हैं, ये धूल पृथ्वी से टकराते हैं और उससे जो आकस्मिक धूल और सामान्य धूल उत्पन्न होती है वो भी प्रदूषण का कारण बनती है। हरे पौधे भी प्रदूषक का कारण बन जाते हैं। पौधों की पत्तियों से जो वाष्पोत्सर्जन होता है उससे निकली हुई वाष्प, फूलों के परागकण, पौधों के श्वसन क्रिया के द्वारा निकली कार्बन डाइऑक्साइड, वनाग्नि से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब भी प्राकृतिक प्रदूषक हैं। फंजाई और वायरस, फंजाई के जो बीजाणु होते हैं वो भी प्रदूषक का कार्य करते हैं। और धरातलीय सतह से उड़ाई गई जो धूल, मिट्टियों के कण हैं, सागरों से लवणों की जो फुहार होती है, वो सब भी प्राकृतिक प्रदूषक हैं। मानव जनित प्रदूषकों में रसोई घरों और जो घरेलू डोमेस्टिक हीटिंग के जो कारखाने हैं, वहाँ नगर पालिकाओं और घरों के कचरों के जलाने से, स्वचालित वाहनों से, डीजल चालित रेल इंजनों से, वायुयानों से, आदि से निकलने वाली जो विभिन्न गैसें हैं
वो प्रदूषक का काम करती हैं। कारखानों, खदानों, नगरीय केंद्रों से जो ठोस कणिकीय पदार्थ निकलते हैं, जो वायु में मिलते रहते हैं, वो भी प्रदूषक बनते हैं। नाभिकीय परमाणु संयंत्र हैं, परमाणु ईंधनों और परमाणु विस्फोटों से जो रेडियो एक्टिव तत्व निकलते हैं, वो भी वायुमंडल के प्रदूषण का कारण बनते हैं। कारखानों और रसोई घरों से जो ऊष्मा निकलती है, हीट, वो ये हीट वेव्स भी वायुमंडल का प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये गैसीय प्रदूषक भी होते हैं और कणिकीय वायु प्रदूषक भी होते हैं। गैसीय प्रदूषकों में जो विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं वो वायु में मिलती रहती है, जिनकी चर्चा हमने पहले भी की है, तो वो गैसीय प्रदूषकों के अंतर्गत आती हैं। और ठोस प्रदूषकों में जो एरोसोल हैं, जिनका जो कारखानों, ताप बिजली घरों, स्वचालित वाहनों और कृषि कार्यों से निकलते हैं, वो है धुआं, कालिख, जो वाष्पयुक्त धुआं है वो। और इसके अलावा जो जीवित प्रकार के भी होते हैं, जीवित या दृश्य, इनमें बैक्टीरिया, परागकण, कवक और बीजाणु ये सब आते हैं। मानव जनित जो ठोस कणिकीय पदार्थ हैं वो अजीवित कणिकीय प्रदूषकों के अंतर्गत शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं वायु प्रदूषण के प्रकार पे। तो वायु प्रदूषण को हम कई प्रकारों में, कई आधारों पे विभाजित कर सकते हैं। तो एक जो प्रदूषण को हम बात करते हैं तो वो आउटडोर पोल्यूशन और इंडोर पोल्यूशन की बात हम करते हैं। आउटडोर पोल्यूशन जो है, जो हमारे घर से बाहर का जो वातावरण है, वायुमंडल है, उसकी वायु की हम बात करते हैं। हम जनरली इसी वायु प्रदूषण की बात करते हैं, इंडोर पोल्यूशन की हम बात नहीं करते। लेकिन जो हमारे घरों के अंदर वायु का जो मानक स्तर है वो काफ़ी ख़राब है वर्तमान में। हम बाहर की डस्ट वस्ट नहीं आए, बाहर से कोई पोल्यूशन अंदर नहीं हो, तो स्पेशली शहरों में घर को पूरी तरीके से बंद रखा जाता है, शीशे के गेट बनाए जाते हैं बाहर का कुछ देखने के लिए, और उनको पूर्णतः पैक रखा जाता है। तो उन घरों में, उन घरों की जो स्थिति है वो काफ़ी हार्मफुल होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए, वहाँ का अंदर का जो वातावरण है। तो ह्यूमन हेल्थ पे इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बजाय आउटडोर एयर पोल्यूशन के। जो मोस्ट डेंजरस इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो हैं, जैसे टोबैको स्मोकिंग की जाती है, फॉर्मेल्डिहाइड है, रेडियो एक्टिव रेडोन 222 गैस है, वो भी पाई गई है घरों के अंदर। और वेरी स्मॉल, बहुत छोटे और पार्टिकल्स पाए गए हैं जो कि घरों के अंदर मौजूद रहते हैं, काफ़ी नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ये एक आधार पे हमने इसको थोड़ा सा डिवाइड करने की कोशिश की है, एक नए तरीके से हमने प्रदूषण को समझने की कोशिश की है कि बाहर के वातावरण में जो गाड़ियों के धुएं से, इनसे बचने के लिए जो हम घरों को बंद रख के और पोल्यूशन को रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो एक एयर फ्लो को रोक देता है और वो ज़्यादा हार्मफुल बन जाता है फिर हमारे लिए। तो घरों को इस तरीके से बनाया जाना चाहिए, और बनने के बाद खिड़कियां, दरवाजे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि अच्छे से एयर फ्लो हो, तो उनका हमें उस तरीके से फिर यूज भी करना चाहिए। तो काफ़ी नुकसान पहुँचता है अगर हम घर को पैक रखते हैं, काफ़ी हार्मफुल हो जाता है हमारे लिए। वायु प्रदूषण के कुछ मेजर प्रदूषक हैं जो उसमें मिले हुए होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जीवित ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं जिनकी हमने अभी चर्चा की थी, कवक, बैक्टीरिया, बीजाणु, ये सब। पार्टिकुलेट मैटर जो कणिकीय पदार्थ होते हैं। टॉक्सिक मेटल्स सच एज लेड, मरकरी, ये भी वायु के अंदर पाए गए हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसकी चर्चा हमने पहले की क्लासेस में काफ़ी विस्तार से की है, जो कि ओजोन क्षरण का मेन कारण बनता है। अमोनिया वायु में पाया गया है। ओडोर्स,
अलग अलग तरीके की स्मेल जो है सच एज फ्रॉम गार्बेज, सीवेज, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इनसे जो अलग अलग तरीके की स्मेल वायुमंडल के अंदर जाती है और दुर्गंध जाती है, वो भी पॉल्यूशन का कारण बनती है, मेजर पोल्यूटेंट्स के अंदर आती है। रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट, इनकी चर्चा हमने अभी की। ग्राउंड लेवल ओजोन जो कि धरातल के नज़दीक मौजूद होती है, वो भी हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है। आप सब जानते हैं कि लगभग 30 किलोमीटर के आसपास हाइट में वायुमंडल में धरातल से 30 से 35 किलोमीटर की हाइट पे ओजोन का एक पूरा लेयर पाया जाता है, जहाँ पे ओजोन का सांद्रण सबसे अधिक होता है। लेकिन ये सांद्रण अगर ज़मीन के पास में होने लग जाता है तो ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। अब हम बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव शरीर पे वायु प्रदूषण के क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो ये रिड्यूस्ड लंग फंक्शनिंग, हमारे फेफड़ों की जो कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। हमारी आँखों में, नाक में, मुंह में, थ्रोट, श्वसन नली में इरिटेशन होने लग जाता है, अस्थमा अटैक्स होने लग जाते हैं। इसी चीज़ में आपसे मैं चर्चा करना चाहूँगी यहाँ पे कि वर्तमान में जो बच्चे हैं वो जन्म के साथ ही अस्थमेटिक होते हैं, अधिकतर बच्चे, जिनमें फिर एज बढ़ने के साथ में हालांकि उसका इतना गहरा इफ़ेक्ट नहीं देखा जाता है, लेकिन शुरू में वो काफ़ी बच्चे सेंसिटिव होते हैं। तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण ही है। हमारे जो श्वसन तंत्र में है वो कफ की समस्या रहने लग जाती है, छींकें आने, ये सब भी इसमें शामिल हैं। जो श्वसन से जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो भी बढ़ रही हैं। ब्रोंकाइटिस जैसे एक बीमारी है हमारे फेफड़ों से संबंधित, ये काफ़ी मात्रा में बढ़ रही है। हमारे शरीर का एनर्जी लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि वायु प्रदूषित है तो ऑक्सीजन का उतना लेवल हमारे शरीर को मिल नहीं पाता जितना आवश्यक होता है। हेडेक रहने लगना, ये सब चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, इम्यून सिस्टम पे, जो हमारा हार्मोन्स का जो सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम पूरा, उस पर भी काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। जो व्यवहारिक रूप से जो डिसऑर्डर्स देखे गए हैं जो न्यूरॉन सिस्टम पे डिपेंड होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं, और हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं, कैंसर है, और सबसे जो भारी भयानक स्वरूप इसका देखा गया है वो प्रीमैच्योर डेथ है, उसका भी कारण ये बनता है। तो ये तो है मानव शरीर पे इसके इफेक्ट। मौसम और जलवायु पे भी इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम प्लास्टिक, हेयर ड्रायर, इनमें हम अपन सभी जो यूज करते हैं घरों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, और वो फिर हमने जैसे चर्चा की थी कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, जिससे जो यूवी रेज आती हैं वो सीधे धरातल तक पहुंचती हैं, धरातल की सतह के तापमान में वृद्धि होती है, हरित गृह प्रभाव बढ़ता है, धूम्र कोहरा नगरों और जो औद्योगिक क्षेत्रों के ऊपर जो ये देखने को मिलता है, ये भी साधारण धुएं के साथ जब धुआं मिल जाता है तो धूम्र कोहरा बनता है, ये भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है इससे। सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण हो जाता है अगर जो सल्फर ऑक्साइड धूम्र कोहरे में मौजूद होती है मेजर रूप से, तो उससे फिर जल के साथ में विक्रिया होती है और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो ये जो धूम्र कोहरा होता है ये काफ़ी विषाक्त और घातक हो जाता है। एसिड रेन वो भी वायु प्रदूषण का ही परिणाम है। सल्फर ऑक्साइड जो जल से मिल करके और फिर सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होकर जब ये एसिड वर्षा के साथ में नीचे गिरता है तो ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, फसलों को, बिल्डिंग्स को डायरेक्ट हार्मफुली इफ़ेक्ट करता है। तो ये सब वायु प्रदूषण की, और वनस्पतियों पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट इसका देखना पड़ता है कि ओजोन लेयर का अगर डिप्लीशन होता है तो वनस्पतियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण, पौधों का जो जल उपयोग है, जल धारण क्षमता है, और उनके उत्पादन में भारी कमी हो जाती है। मिट्टियों में नमी की कमी के कारण फसलें सूख जाती हैं और कृषि उत्पादन में कमी आती है, और उससे फिर खाद्यान्न संकट का हमें सामना करना पड़ता है। हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो इसका एक तरीका ये है कि हम जो
रेजिडेंशियल एरिया है, निवास क्षेत्र है, उससे और इंडस्ट्रियल एरिया को दूर स्थापित करें। जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं उसके आसपास रहने की व्यवस्था नहीं हो, या जहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके बीच में किसी इंडस्ट्री को नहीं लगाया जाए। दूसरा हम ये बात कर सकते हैं, जो चिमनीज लगाई जाती हैं तो वो लंबी होनी चाहिए, उनकी जो हाइट है वो काफ़ी ऊपर तक रखनी चाहिए, ताकि जो पोल्यूटेंट्स चिमनी से निकल रहे हैं वो ऊपरी वायुमंडल में पहुंच जाएं, ना धरातल के समीप ना रहें और डायरेक्ट हमें नुकसान नहीं पहुंचाएं। जो किसी पदार्थ को हम जला रहे हैं, दहन कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट के जरिए हमें सल्फ़र को उस जो भी धुआं वगैरह निकल रहा है उसको अलग कर लेना चाहिए। सल्फ़र को वायुमंडल में नहीं जाने देना चाहिए। माइनिंग एरियाज हैं वो उनके आसपास खूब सारी मात्रा में और ट्रीज़ लगाए जाने चाहिए ताकि नुकसान कम हो। तो ये अपना आज का टॉपिक था, वायु प्रदूषण क्या है, उसके क्या टाइप्स क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स क्या हैं, उसके प्रतिकूल इफ़ेक्ट्स हमें क्या देखने को मिल रहे हैं और कैसे हम उसके इफ़ेक्ट को कम कर पाएंगे, क्या कर सकते हैं हम उसके लिए, इन सब बातों की हमने चर्चा की। इसमें एक दो चीज़ें अपन और भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे हम कम हानिकारक उत्पादों की खोज कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा से चलने वाली जो मोटर कारें हैं उनका कर सकते हैं। जो वायु प्रदूषण के नियंत्रण के वर्तमान तरीके हैं उनमें हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे कि उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सके प्रभावी रूप से। दिल्ली में जो CNG वाली गाड़ियाँ चल रही हैं उनको हमें हमारे देश में या हर शहर हर गांव तक इस चीज़ को पहुंचाया जाना चाहिए। मेट्रो रेल है वो भी काफ़ी इस चीज़ को कम करने में कारगर हुई है, तो इसका भी हमें विस्तार किया जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।